हेलो स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिससे एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है। और उसमें हमने देखा कि कैसे जो मेल गैमीट में प्रेजेंट क्रोमोसोम और फीमेल गैमीट में प्रेजेंट क्रोमोसोम आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम पॉइंट पर जाएं, स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होने लगता है। ठीक है, और जाइगोट का ये डिवीज़न एक खास तरह का डिवीज़न है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, और क्लीवेज क्या होता है? इट इज़ अ रैपिड कंट्रोल डिवीज़न। ठीक है, रैपिड कंट्रोल डिवीज़न होता है जिसमें केवल सेल का नंबर बढ़ता है, उसका साइज नहीं बढ़ता। ये पॉइंट याद रखना। सो इट इज़ अ रैपिड कंट्रोल डिवीज़न इन विच ओनली नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नॉट द साइज ऑफ सेल। ठीक है, और ये डिवीज़न ऐसा होता है कि सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करता है। तो सबसे पहले जो जाइगोट है, जब ये जाइगोट डिवाइड करता है तो एक डबल सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और फिर ये डबल सेल स्ट्रक्चर की दोनों सेल्स एक साथ डिवाइड करती हैं तो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो ये डिवीज़न ऐसे ही चलता रहता है, 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 सेल स्टेज, और 32 सेल स्टेज तक ये डिवीज़न चलता रहता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम की अगर हम बात करें और इन दोनों डायग्राम को हम कंपेयर करें, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि जब जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्स्ट डे के एंड तक, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डे, 4 सेल्ड स्टेज जो है वो क्लीवेज के प्रोसेस में बन जाती है। तो क्लीवेज जनरली स्टार्ट होता है सिंगल सेल स्टेज से, और कब तक चलता है? अप टू रीचिंग 32 सेल्ड स्टेज। ठीक है, और सेकेंड डे पर ये सेकेंड डे के एंड तक 8 सेल्ड स्टेज बन जाती है, 8 सेल्ड स्टेज। थर्ड डे के एंड तक, थर्ड डे के एंड तक ये 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है। फोर्थ डे के एंड तक ये 32 सेल्ड स्टेज बन जाती है। इसके बाद यहाँ डिवीज़न नहीं होता। तो क्लीवेज जो डिवीज़न है वो 1 सेल्ड स्टेज से स्टार्ट होता है और 32 सेल्ड स्टेज तक होता है। ठीक है, तो जो 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, इन्हें ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और 8 सेल्ड स्टेज से लेके 16 सेल्ड स्टेज तक का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें ब्लास्टोमियर 8 से 16 ब्लास्टोमियर सेल्स प्रेजेंट है, उसे मोरुला कहते हैं। ठीक है, मोरुला याद रखना। एंड द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 32 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर। इसके बाद ये फर्दर डिवीजन नहीं होता। सो 32 सेल्ड स्टेज में पहुंचने के बाद, लेट मी टेल यू अ डिटेल। 32 सेल स्टेज में पहुंचने के बाद पहले तो ये रैंडम क्लस्टर प्रेजेंट होता है सेल्स का, और 32 सेल स्टेज में पहुंचने के बाद ये सेल्स 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। एक ग्रुप जो है बाहर की एक मेम्ब्रेन बना लेता है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये एक सेलुलर लेयर हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट।
और जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो अंदर एक क्लस्टर में अरेंज हो जाती हैं। इन्हें कहा जाता है इनर सेल मास, इनर सेल मास। और एक कैविटी बन जाती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और यही स्ट्रक्चर 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका इम्प्लांटेशन होता है इन द वॉल ऑफ यूटरस। सो ब्लास्टोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर विच इज इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटरस ऑन द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक, फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली फैलोपियन ट्यूब से यूटरस तक मूव करता रहता है। और उसमें फैलोपियन ट्यूब का एपिथेलियम हेल्प करता है। कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में? तो सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाती हैं कि एक आउटर लेयर बन जाती है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर सेल्स उससे अटैच रहती हैं जिस सेल्स के ग्रुप को इनर सेल मास कहा जाता है। एंड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम, और ये यूटरस वॉल की इनर लेयर यानी एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। एंड गेट डिफरेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो, और अटैच होने के बाद, अटैचमेंट होने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और अटैच होने के बाद वो दोबारा से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गया, यानी उसमें डिवीजन और मैच्योरेशन स्टार्ट होता है और उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, और फिर वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन से पहले जो स्ट्रक्चर रहता है उसे हम अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं, और इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। तो अटैचमेंट के बाद जो यूटरस वॉल की लेयर्स हैं वो तेजी से डिवाइड होती हैं और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और यही इम्प्लांटेशन कन्फर्मेशन साइन होता है प्रेगनेंसी का, और यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। सो फर्टिलाइजेशन होना प्रेगनेंसी नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे पर ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर का इम्प्लांटेशन होता है, और वो सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, इस टॉपिक में बहुत सारा है, लेकिन हम ले चल रहे हैं केवल एनसीईआरटी को, हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी को। और मैंने बार बार आपको ये बोला है, और इसको आप चाहे तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हमारा जो नीट एग्ज़ाम का जो डिफाइंड सिलेबस है वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी अगर आपने लाइन बाय लाइन डिटेल्ड उसका एक्सप्लेनेशन दिमाग में पढ़ लिया, बिठा लिया, तो 90 में से लगभग आपके 85-84 क्वेश्चंस कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप मान लीजिए। और अगर इस बात का प्रूफ चाहिए तो आप पिछले 15 सालों में किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से मैच कर लीजिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि पेपर कहाँ से आता है। 4-5 क्वेश्चन के लिए हम
फाइट करने की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो 4-5 क्वेश्चन में से 3 से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमसे बन जाते हैं जब हम इनकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल स्टडी करते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन तो उसके लिए कोई भी उसकी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि वो कहाँ से आएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैंने बोला कि 95%, 90 से 95% जो पेपर है वो NCERT से आता है, केवल 5% वो पेपर है जो आउट ऑफ NCERT आता है। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो उसी 5% पेपर के लिए परेशान होकर इधर उधर की किताबें पढ़ना, ये नोट्स पढ़ना, वो स्टडी मटेरियल पढ़ना, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने टारगेट से डेविएट हो जाते हैं। और जो 5% बच्चे इस बात को मानते हैं कि हमें NCERT को ही करना है, उन्हीं 5% का सिलेक्शन होता है। 95% ये बात नहीं मानते, उनको विश्वास ही नहीं होता कि सर जो कह रहे हैं वो सही है, और हम जो बातें कह रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि पढ़ने के लिए केवल और केवल NCERT को करिए, और ज़्यादा ज्ञान अगर लेना है तो फिर MBBS आपके लिए नहीं है। यहाँ पर चीज़ें कन्फाइंड हैं, MBBS में पहुँचना, नीट एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। आप उसके लिए फिर PhD करिए, जो करना हो वो करिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने आप को बाउंड्री में नहीं डाल पाएंगे तो आप बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट नीट प्रिपरेशन में बायो सब्जेक्ट में अप्लाई होता है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेस इज मोर। ये पॉइंट याद रखिएगा, लेस इज मोर। आप जितना कम पढ़ेंगे और उसको जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। नीट में बायोलॉजी में दुनिया भर का ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोग उल्टा सीधा चीज़ें पढ़ते हैं, तमाम 10 किताबें पढ़ते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान लेके पूरा कचरा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और वो उनको केवल और केवल नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता। सो इस कॉन्सेप्ट पे काम करिए, लेस इज़ मोर। NCERT बहुत लेस है, इसमें बहुत बड़ा ओशियन है नॉलेज का जिसको हम पढ़ते हैं। तो इसको करेंगे, आपके मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप अपने सिलेक्शन को ज़रूर कंफर्म करेंगे। तो इसलिए मेरा जो 10 to 12 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि NCERT पे भरोसा रखिए, NCERT आप पे भरोसा रखेगी। ठीक है, और इस बात को आप फॉलो करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हम कह रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने देखा कि भाई इम्प्लांटेशन हो गया, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा ये देख लेते हैं। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस बनने लगते हैं, और ये प्रोजेक्शन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जो आगे जाके प्लासेंटल विलाई बनते हैं। इन्हें कॉरियोनिक विलाई कहा जाता है। सो ट्रोफोब्लास्ट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो रहे हैं उन्हें कॉरियोनिक विलाई कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो ये जो कॉरियोनिक विलाई है ये मैटरनल ब्लड से सराउंड होता है, और यूटेराइन टिश्यू यानी यूटेरस का टिश्यू और मदर का ब्लड। द कॉरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू, अब याद रखना कॉरियोनिक विलाई अकेले प्लासेंटा नहीं बनाता, कॉरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक हो जाते हैं with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body known as placenta। तो यहाँ पर मैंने ये जो ब्लू कलर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया ये कॉरियोनिक विलाई, और उसके बाद आप मान लीजिए कि
इसके साथ जो यूटेराइन टिश्यू है वो इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह इंटरलिंक हो जाना। और दोनों इंटरलिंक होने के बाद क्या बनाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मदर की बॉडी को फीटस की बॉडी से कनेक्ट करता है और उनके बीच में जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है प्लासेंटा। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन कौन कौन करता है, तो कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू, ये दोनों मिलकर प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। अब प्लासेंटा क्या करता है ये देखते हैं। तो प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, यानी मदर की बॉडी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को प्लासेंटा फीटस तक पहुंचाएगा और फीटस की बॉडी से जो CO2 रिमूव होगा और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा उसको मदर की बॉडी तक पहुंचाएगा, मदर के ब्लड में पहुंचाएगा। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो ये जो प्लासेंटा है ये फीटस के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, इसके बीच में एक कॉर्ड पाई जाती है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं और इसी के थ्रू फीटस में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आता है और यहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट और CO2 रिलीज होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्लासेंटा सिंस बना है फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यू दोनों से, तो प्लासेंटा में फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड दोनों पाया जाता है और मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है जिसे प्लासेंटल ब्लड बैरियर कहा जाता है। तो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, इनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है लेकिन ये ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते, ठीक है। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो खुद करता है और इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% केवल फीटल ब्लड प्रेजेंट होता है, ये बात आगे याद रखना। सो प्लासेंटा इस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, तो इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन HCG, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसके अलावा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL और प्लासेंटल ईस्ट्रोजन और प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सिक्रेट करता है। इस हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि HCG जो हार्मोन है ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, ये प्लासेंटा जैसे ही फॉर्म होता है HCG सिक्रेट करता है और प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज में HCG का सिक्रीशन बहुत हाई अमाउंट में होता है और हाई अमाउंट में होने की वजह से ये HCG यूरिन में प्रेजेंट पाया जाता है और यूरिन में HCG की प्रेजेंस को पाया जाना प्रेगनेंसी टेस्ट के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। तो HCG को टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट को जो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको इसी की प्रेजेंस से पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस टेस्ट को ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। ग्रेविडेक्स टेस्ट जिसमें HCG हार्मोन को चेक किया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस हार्मोन का सिक्रीशन प्रेगनेंसी की स्टेज में रिड्यूस होता जाता है और ये हार्मोन जो है मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये भी एक हार्मोन है, साथ ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी सिक्रेट हो रहे थे, ये दोनों टेस्टिस और ओवरी में भी सिक्रेट होते हैं और ये दोनों हार्मोन प्लासेंटा से भी सिक्रेट होते हैं। हाँ, टेस्टिस में जो है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन टेस्टिस में सिक्रेट नहीं होते मेल में, ओवरी में फीमेल में सिक्रेट होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में ही
जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में दोनों ही सिक्रेट होते हैं। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. जब प्रेगनेंसी का टाइम एंड की तरफ जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में HCG और HPL सिक्रेट हो गया। जो प्लासेंटल लैक्टोजन है ये भी मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन ये दोनों स्टार्टिंग में सिक्रेट होने वाले हार्मोन हैं। जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये सिक्रेट होगा जब प्रेगनेंसी एंड की तरफ बढ़ेगी। एंड लेट अस रिमेंबर दैट HCG एंड HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये याद रखना कि ये तीन हार्मोन केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रेट होते हैं। In addition, during this pregnancy, the level of other hormone like estrogen and progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. also increases several folds in maternal blood. तो याद रहे कि इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, और इन हार्मोन्स का ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होना अलग अलग तरीके से बेनिफिशियल होता है। जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूटेराइन मेम्ब्रेन की थिकनेस को मेंटेन करते हैं। प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। थायरॉक्सिन BMR को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। तो कुल मिलाकर अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखने का काम करता है। कॉर्टिसोल जो है ये RBC प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है। तो कुल मिलाकर ये सारे हार्मोन्स अलग अलग फैक्टर्स पर काम करते हैं, और अलग अलग फैक्टर्स पर काम करने के वजह से ये प्रेगनेंसी में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। इन हार्मोन्स का जो इंक्रीज लेवल है ये फीटस के डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करता है, उसके मेटाबॉलिक चेंज के अकॉर्डिंग होता है। मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने बता दिया कौन सा हार्मोन किस फंक्शन को सपोर्ट करेगा। तो इस यूटेराइन कैविटी का अगर यूटेरस का डायग्राम देखें तो जैसे ही फीटस का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, तो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और म्यूकस जो है इसकी ओपनिंग पे सॉलिडिफाई होकर एक प्लग फॉर्मेशन करता है, जिसे म्यूकस प्लग कहते हैं। और ये प्लग फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ से फिर एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज जो है वो रुक जाता है। एंड इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बनाते हैं, डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर नोन एज एंडोडर्म। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इनर सेल मास में जो सेल्स थी वो दो लेयर बना लेती हैं। आउटर लेयर एक्टोडर्म बन जाती है और इनर लेयर एंडोडर्म बन जाती है, और दोनों लेयर मिलके अपने बीच में एक थर्ड लेयर बना लेती हैं, और इस थर्ड लेयर को मीजोडर्म कहा जाता है। मीजोडर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद 14th डे तक हो जाता है। सो फर्टिलाइजेशन के बाद मीजोडर्म का फॉर्मेशन 14th डे तक हो जाता है, और फिर ये मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये तीनों मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन शुरू करते हैं, जिस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये याद रहे कि जब तक मीजोडर्म नहीं बन जाएगी तब तक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा। और इम्प्लांटेशन के बाद
मीजोडर्म बनने तक जो भी चेंजेस आते हैं, जो प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं जिसमें 100 से 100 प्लस सेल्स स्ट्रक्चर बन जाता है गैस्ट्रुलेशन में। और मीजोडर्म के फॉर्मेशन होते ही, मीजोडर्म के फॉर्म होते ही गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो एंड होता है, और उसके बाद ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। सो दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट, और ये आगे चल के सारे ऑर्गन्स और टिश्यू बनाएंगे। इट नीड्स टू बी मैंशनड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन द सेल्स नोन एज स्टेम सेल्स। और ये बात यहाँ पर याद रखना है कि इनर सेल मास ही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनता है, और वो आगे चल के बाकी सारे ऑर्गन्स और टिश्यू बनाते हैं। तो ये याद रखें कि इन सेल्स को स्टेम सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं सेल्स में पूरा का पूरा ऑर्गन बनाने की एबिलिटी पाई जाती है, और इसीलिए इन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। एंड विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी दे आर द मोस्ट टोटीपोटेंट सेल ऑफ बॉडी। ठीक है, तो स्टेम सेल्स आर द मोस्ट टोटीपोटेंट सेल्स जो आगे चल के पूरा का पूरा ऑर्गन और टिश्यू बनाएंगे। इसे आगे आते हैं, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम अलग अलग मंथ के उसके डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखते हैं। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है लगभग 9 मंथ की होती है, एंड इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो 1 मंथ यानी 4 वीक की एज में ह्यूमन हार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो उसकी लाइफ का जो पहला साउंड मिलता है, पहला जो साइन मिलता है, वो उसके हार्ट साउंड की वजह से मिलता है। ये कब मिलता है? 4th वीक। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स यानी फिंगर्स। तो 2nd मंथ यानी 8th वीक के एंड होते होते हमें हैंड और फिंगर्स यानी डिजिट्स वो डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12th वीक, हम बता दें आपको कि जो 9 मंथ है इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जिसे ट्राइमेस्टर कहते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 to 3 मंथ, 2nd ट्राइमेस्टर 3 to 6 मंथ, and 3rd trimester 6 to birth of fully developed embryo। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होगा 3 मंथ पे, तो 12 वीक 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। अधिकतर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो बॉडी के बन जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड यानी 3 महीने की एज तक। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, जैसे कि लिम्स, हैंड्स और लेग्स, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वो वेल डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट, ये स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ, यानी 20th वीक में जो फर्स्ट मूवमेंट है और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी, ये ऑब्जर्व होता है एम्ब्रियो में। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक या 2nd ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स कवर कर देते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं
कि भाई किस एज में किस मंथ में क्या होता है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट मंथ यानी 4th वीक के एंड होते होते हार्ट बन जाता है और हमें हार्ट साउंड जो है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देने लगता है। सेकेंड मंथ के एंड तक लिम्स और फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं। थर्ड मंथ के एंड यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे लिम्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं। पहला जो मूवमेंट है फीटस का वो ऑब्जर्व होता है 5th मंथ के ड्यूरिंग, यानी 5th मंथ के एंड होने से पहले, यानी 20th वीक के एंड होने से पहले। और 24th वीक के एंड होने यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होने तक पूरी बॉडी पर हेयर्स की लेयर बन जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और 9 मंथ के एंड होते होते फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो ये इवेंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कब क्या चीज़ डेवलप होगी, कौन से मंथ से पहले क्या डेवलप हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट बीट कब सुनाई देगी। ये पॉइंट्स आते हैं जो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा हम लोग पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन को लेकर। सो मोस्ट वेलकम है आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।